में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा। 29 अक्टूबर को हर साल हम वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाते हैं, यानी विश्व पैरालिसिस डे। दुनिया भर के लोगों को लकवे के खतरे से आगाह करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। डॉक्टरों की माने तो बदलती जीवन शैली और कम होते व्यायाम के चलते कम उम्र में ही अब लोगों को लकवे का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में जरूरी है कि लोग इसके शुरुआती लक्षणों को समझें, वक्त रहते डॉक्टर के पास पहुंचे। अगर अचानक एक तरफ का अंग सुन्न हो जाए, बेहोशी छाए या फिर अचानक कुछ दिखना बंद हो जाए, धुंधला सा सिर दर्द हो, तो समझिए खतरा है। तुरंत सिटी स्कैन की सुविधा वाले अस्पताल पहुंचे, 4.5 घंटे के अंदर डॉक्टर की मदद लीजिए। और क्या कुछ सावधानी हमें बरतनी है, इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज बतौर एक्सपर्ट हमारे बीच हैं न्यूरोलॉजिस्ट अपोलो हॉस्पिटल से डॉक्टर निपुण पौराणिक जी। सर, सबसे पहला सवाल ये कि ब्रेन स्ट्रोक क्या है? ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर ब्लड सप्लाई अगर ब्रेन का अचानक रुक जाता है, उसमें अचानक अवरोध हो जाता है, तो ब्रेन का एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि हमारा मस्तिष्क ब्रेन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो बिना ब्लड सप्लाई के बहुत जल्दी उसमें खराबी आना स्टार्ट हो जाती है। तो वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज की जो रिक्वायरमेंट है वो ब्रेन की वो बहुत ज़्यादा होती है। ब्रेन पूरे बॉडी का केवल 2% वेट ब्रेन का होता है, लेकिन 25% ऑफ हार्ट कार्डियक आउटपुट, मतलब 25% ऑफ ब्लड सप्लाई जो हार्ट से पूरे शरीर में होती है वो ब्रेन को होती है। तो ब्रेन स्ट्रोक तब होता है जब इस ब्लड सप्लाई में अचानक रुकावट आ जाए। तो ये दो मुख्य कारण होते हैं रुकावट आने के। जो ब्रेन को सप्लाई करने वाली नली होती है, 3 प्रमुख नलियां होती हैं जिसके बारे में शायद मैं विस्तार से बताऊंगा बाद में। उसमें अगर कोई क्लॉट आ जाए वो एक कारण होता है, और दूसरा कारण अगर जो नली ब्लड सप्लाई पहुंचाती है ब्लड को ब्रेन में, वो नली अगर फट जाए तो ये दूसरा कारण है। तो पहले कारण को हम बोलते हैं इस्केमिक स्ट्रोक या क्लॉट के वजह से होने वाला ब्रेन अटैक, और दूसरा कारण होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, मतलब नली के फटने के वजह से होने वाला स्ट्रोक या ब्रेन अटैक। तो 80% जो हमारे लकवे के मरीज होते हैं वो पहले वजह से होते हैं, जिसको कहते हैं इस्केमिक ब्रेन अटैक या क्लॉट वाला स्ट्रोक, और 20% मरीज हेमरेजिक स्ट्रोक के होते हैं। तो ब्रेन अटैक के ये मुख्य कारण होते हैं। जी डॉक्टर साहब, जब ब्रेन स्ट्रोक होता है तो उसके क्या कोई लक्षण हमें पहले से नजर आते हैं? ब्रेन स्ट्रोक को पहचानने के लिए एक निमोनिक होता है लक्षणों का, जिसको कहते हैं बी फास्ट। तो इसमें बी से बैलेंस, मतलब अगर कोई व्यक्ति है और उसका अचानक संतुलन खराब हो जाए। ई से आइस, मतलब दिखने में अगर उसको तकलीफ होने लग जाए, दिखना यदि कम हो जाए या डबल दिखने लगे। एफ से फेस, यानी उसका मुंह इस तरह से तिरछा हो जाए। ए से आर्म, मतलब उसका एक हाथ या एक पैर एक साइड का काम करना अचानक बंद कर दे। एस से स्पीच, या मतलब मरीज को अचानक बोलने में तकलीफ आ जाए। तो ये सारे जो लक्षण हैं जिसको अपन बी फास्ट नामक निमोनिक से याद रख सकते हैं, तो वो लकवे के हो सकते हैं जी। लकवे के मरीजों को ये लक्षण पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेन अटैक एक इमरजेंसी है। तो अगर आप ये लक्षण पहचान जाएंगे और मरीज ये समझ जाता है कि हाँ ये ब्रेन अटैक है, तो उसका तुरंत उपचार भी हो सकता है। यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा। मैं 2 बीमारियों को इसका जिक्र करूँगा जिसमें, और ये दोनों बीमारियाँ इमरजेंसी की होती हैं। पहला है हार्ट अटैक, जिसके अंदर मरीज को अचानक छाती में दर्द होता है और तुरंत अस्पताल पहुंच जाता है। दूसरा है ब्रेन इंजरी या हेड इंजरी, जिसमें अगर एक्सीडेंट हुआ और ब्रेन में चोट लगती है तो भी मरीज अस्पताल पहुंच जाता है। तो ये दोनों इमरजेंसी वाले केसेस होते हैं जिसके अंदर अभी आम जनता को ये बात पता चल जाती है कि हाँ ये इमरजेंसी है और तुरंत अपने को अस्पताल पहुंचना है। अनफॉर्चुनेटली ब्रेन अटैक, स्ट्रोक या पक्षाघात जिसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं, उसमें जो लक्षण होते हैं जिसको मैंने अभी बी फास्ट से आपको समझाया, कई बार लोगों को ये समझ नहीं पड़ता कि ये इमरजेंसी के लक्षण है या ये इस बीमारी में तुरंत उपचार होना चाहिए। तो जो मैंने उदाहरण तीसरा जो ब्रेन अटैक का मैं उदाहरण देना चाहूँगा, बहुत बार ऐसा होता है अगर किसी व्यक्ति का हाथ काम करना अगर बंद कर देता है तो वो मालिश कराने चला जाता है या किसी ऑर्थोपेडिशियन को दिखाने चला जाता है। अगर मुँह तिरछा हो जाए तो उस पर कोई वो मालिश करके उसको मल लेता है और वो सोचता है कि थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा या अगले दिन ठीक हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा मतलब गलत कदम है। अगर आपको लकवे के लक्षण हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको फिर से मैं दोहराऊंगा, अगर आपका अचानक मुंह तिरछा हो रहा है, बोलने में दिक्कत आ रही है, एक साइड पैरालाइज हो रही है बॉडी, तो आपको तुरंत समझना है कि ये
लकवे के लक्षण है और इसको तुरंत उपचार कराना है स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में जाकर। जी यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इसमें कहीं दर्द का जिक्र मैंने नहीं किया, तो हेडेक नहीं हुआ मरीज को, इसीलिए शायद मरीज को ये समझ नहीं आता है कि एक इमरजेंसी है। तो इसमें आपको ये समझना है कि लक्षण आप पहचानिए और तुरंत एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में जाकर इसका इलाज करवाइए। जी डॉक्टर साहब, आम तौर पर ठंड के दिनों में ये शिकायत ज्यादा देखने को मिलती है या फिर शाम के समय या रात के समय? अब उस समय लोगों को लगता है कि पहले प्राथमिक उपचार कर लिया जाए। बहुत सारे लोग कैरोसिन का भी प्रयोग करते हैं, तो कैरोसिन का प्रयोग कितना घातक हो सकता है, क्या ये सेफ है? एक तो ये सवाल, और दूसरा कि ये शाम या रात को होने की वजह क्या है? कई बार ऐसा देखा गया है कि ठंड के विंटर मंथ्स में स्ट्रोक के मरीज बढ़ जाते हैं, जिसका एग्जैक्ट कारण नहीं पता, पर ब्लड सर्कुलेशन में चेंजेस एक कारण हो सकता है। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि इसका कोई प्राथमिक उपचार नहीं है। जैसे अगर चोट लग जाती है तो उसका प्राथमिक उपचार कहते हैं कि अपन पट्टी बांध के चोट ठीक कर दें, पर लकवा एक ऐसी बीमारी है जिसका प्राथमिक उपचार नहीं है। अगर लकवे के लक्षण आपने पहचान लिए हैं और स्ट्रोक या ब्रेन अटैक या पक्षाघात आपको लग रहा है मरीज को, तो तुरंत उसको अस्पताल पहुंचाना चाहिए, स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। यहाँ पर मैं बस एक चीज़ कहूँगा, अगर आप के पास ग्लूकोमीटर है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक शुगर टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार अगर शुगर लेवल्स कम हो जाते हैं तो उसके लक्षण भी स्ट्रोक जैसे हो सकते हैं, और एक ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई दवा आप बिना ट्रीटमेंट के या बिना हॉस्पिटल जाए नहीं दे सकते। और बहुत बार क्या होता है कि लोग प्राइमरी फिजिशियन के पास जाते हैं और लकवे में यूजुअली मरीजों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो बहुत बार गलती क्या होती है कि प्राथमिक डॉक्टर बीपी कम करने की दवा दे देता है बिना जांच करे, बिना एमआरआई सीटी कराए, और वो सबसे नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इसमें अपन को बिना बीपी कम नहीं करना है, उससे स्ट्रोक के लक्षण और अधिक बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे दो बातें ध्यान रखनी है कि प्राथमिक उपचार इस बीमारी में नहीं है। अगर लक्षण आपने पहचान लिए सही तरीके से तो आप सीधा स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल जाइए और अपना उपचार करवाइए। जी सर, जहाँ पर लोग शिक्षित नहीं हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर देखा गया है कि जैसे ही ये लकवे का खतरा नजर आता है या लकवा जैसी चीज दिखाई देती है तो लोग कैरोसिन भी पिला देते हैं मरीज को। उन्हें ये लगता है कि ये बहुत सेफ है, तो ये कितना सेफ? बहुत ही गलत है। हाँ, नहीं, बिल्कुल अनसेफ है और अनसाइंटिफिक है, और इसका जितनी निंदा करी जाए इस चीज़ की उतनी कम है। जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल उठता है कि जैसे ही हमें पता चल गया कि ब्रेन स्ट्रोक हुआ है तो इलाज के लिए कितना ड्यूरेशन हमको हॉस्पिटल पहुंचने तक हमको लगाना है और कैसे इसका इलाज किया जाता है? तो इसमें मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि गोल्डन पीरियड आपको याद रखना है स्ट्रोक का, जो 3 से 4.5 घंटे के बीच होता है। तो यहाँ पर हम ये इमरजेंसी वाली जो बात है बार बार जो दोहरा रहे हैं, लक्षण पहचानने को दोहरा रहे हैं, वो इसलिए कि इसका इलाज शुरुआती घंटों में ही अच्छा होता है। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ब्रेन का डैमेज परमानेंट होता चला जाता है। तो इसका उपचार अगर अपन कर भी देते हैं तो फिर अच्छे रिजल्ट्स अपने को नहीं मिलते। तो आपको 1 सेकेंड भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जितनी जल्दी आप स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचेंगे और इलाज करवाएंगे उसका उपचार उतना ही जल्दी होगा और अच्छा होगा, और इसमें अब परमानेंट विकलांगता से बचा जा सकता है। यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, हर एक में से 6 में से 1 व्यक्ति को लकवा या स्ट्रोक होने का चांस है, और अगर अपन सही समय पे इलाज करा लें तो परमानेंट विकलांगता से बचा जा सकता है, क्योंकि ये भारत में नंबर 1 कारण है विकलांगता का। जी, ब्रेन स्ट्रोक पर हम बात कर रहे हैं और आज इस पर बात करने के लिए डॉक्टर निपुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंदौर से। तो हम अब ये सवाल करना चाहते हैं आपसे सर कि ब्रेन स्ट्रोक से बचने के उपाय क्या हैं, किस तरह से हम खुद को इससे बचा सकते हैं? तो ब्रेन स्ट्रोक से बचने के पहले मैं इसका जो ट्रीटमेंट है जो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में किया जाता है उसके बारे में आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने बोला कि इसमें गोल्डन पीरियड होता है 3 से 4.5 घंटे का। तो जैसे ही स्ट्रोक का पेशेंट अस्पताल में लाया जाता है, सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला कि डॉक्टर जो भी वहाँ पे है वो पहले पहचान लेता है कि ये लक्षण स्ट्रोक के हैं, और फिर उसको सीधे सीटी या एमआरआई कराया जाता है, कारण पहचाना जाता है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि हर अस्पताल में स्ट्रोक क्यों नहीं ट्रीट किया जा सकता, जिसकी वजह यह है कि सीटी या एमआरआई कराए बिना अपन ये नहीं तय कर सकते कि स्ट्रोक का कारण क्या है, क्लॉट के वजह से है या नली फटने के वजह से है। सीटी करने के बाद ही ये तय किया जाता है कि इसका कारण क्या है। तो यदि उसका कारण क्लॉट है तो तुरंत मरीज को
क्लॉट गलाने का इंजेक्शन दिया जा सकता है, या अगर क्लॉट का साइज बड़ा है तो पेशेंट को कैथ लैब में ले जाकर क्लॉट को निकाला भी जा सकता है। पिछले 10 वर्षों में स्ट्रोक के ट्रीटमेंट का बहुत रिवोल्यूशनाइज हुआ है। नए नए ट्रीटमेंट पद्धतियां आए हैं, जिसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है वो है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी नामक एक पद्धति का, जो कैथ लैब में होती है। तो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल की अगर अपन परिभाषा जाने तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? पेशेंट एक ऐसे अस्पताल में जाना चाहिए जहां पर एक आईसीयू हो, अच्छा इन्वेस्टिगेशंस सीटी एमआरआई की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, और एक कैथ लैब भी होना चाहिए। कैथ लैब में ही ये मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी नाम का प्रोसीजर किया जा सकता है, जिसमें अपन जैसे हार्ट में एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी होती है, वैसे ब्रेन की नलियों में जाके हम क्लॉट को निकाल सकते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है ये कैथ लैब में होता है। तो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और स्ट्रोक का उपचार एक टीम वर्क होता है, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्सेज और फिजियोथेरेपिस्ट सबका योगदान होता है, तो ही एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट पॉसिबल हो पाता है। सीटी एमआरआई की सुविधा जहां उपलब्ध नहीं है, जहां पे हम ये तय नहीं कर सकते कि लकवे का कारण क्या है, तो वहां पे मरीजों को नहीं ले जाया जाना चाहिए। और ये पूरे मतलब नेशनल लेवल पे एक मुहिम चालू होनी चाहिए कि किस अस्पताल में स्ट्रोक के पेशेंट्स को जाना चाहिए। जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि ट्रीटमेंट के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना, और ये एक टीम वर्क है और एक सही जगह पर मरीज का पहुंचना बेहद जरूरी है। जैसा कि सवाल मैंने किया था कि इसके लिए बचने के लिए जो उपाय हैं कि क्या क्या चीजें हमें अपनी नियमित दिनचर्या में अपना लेनी चाहिए ताकि हम स्ट्रोक से बच सकें। तो स्ट्रोक से बचने के कई उपाय हैं, जिसमें 2 चीज़ों पे मैं मुख्यतः चर्चा ज़्यादा करना चाहूँगा। वैसे सब कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो स्ट्रोक से भी अपन बच सकते हैं। और इसमें ब्लड प्रेशर मेजर करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप 30 या 40 की उम्र से ऊपर हो रहे हैं। तो बीपी एक साइलेंट किलर है। तो हम जो नॉर्मल डे टू डे प्रैक्टिस में देखते हैं कि पेशेंट को बीपी के बारे में कॉन्सेप्ट बहुत ख़राब रहता है कि अगर उनको लो फील हो रहा होता है तो बोलते हैं बीपी लो हो रहा है, या चक्कर आते हैं तो उनको लगता है कि बीपी कम हो रहा है। पर जब तक आप बीपी चेक नहीं कराएंगे आपको नहीं पता चलेगा, और कई बार बीपी के कोई लक्षण होते नहीं हैं। तो आप अपना बीपी अगर नॉर्मल रेंज में रखेंगे, 130/80, 130 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक ये रेंज होती है, इससे कम बीपी रहना चाहिए। अगर इससे ब्लड प्रेशर हाई है तो उसका उपचार करना चाहिए, जो हर जगह उपलब्ध है। प्राइमरी केयर सेंटर्स पे और प्राइवेट प्रैक्टिस में जाकर भी आप बीपी को ठीक कर सकते हैं। तो नंबर 1 कॉज है ब्लड प्रेशर। तो बीपी के वजह से क्लॉट वाले स्ट्रोक, इस्केमिक स्ट्रोक भी होते हैं और हेमरेजिक स्ट्रोक भी होते हैं। दोनों का प्रमुख कारण है ब्लड प्रेशर। दूसरा मैं चर्चा करना चाहूँगा व्यायाम संबंधित चीज़ों को लेके, एक्सरसाइज को लेके। बहुत सिडेंट्री लाइफस्टाइल हम सब जी रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज को बहुत नीचे महत्व दिया जाता है। तो अगर अपन एक्सरसाइज करेंगे तो उससे इन जनरल अपनी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छी रहेगी, मतलब इससे अपना बीपी ठीक रहेगा, लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल ठीक रहेगा, और इसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट स्ट्रोक को लेके और बहुत सारी अन्य बीमारियों को लेके भी है, हार्ट अटैक को लेके भी है। तो 2 चीज़ें अगर मेन बोली जाएँ तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल और रेगुलर एक्सरसाइज, जिसमें कार्डियो और बाकी चीज़ें भी शामिल हैं, पर रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अन्य बचाव के जो हैं वो हैं कि स्मोकिंग से बचना चाहिए। स्मोकिंग से भी क्लॉट या स्ट्रोक के खतरा बढ़ जाता है। उक्त रक्तचाप या अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसको ठीक करिए। लिपिड प्रोफाइल आपकी साल में 1 बार कराइए अगर आपका एज 40 से अधिक है तो। ब्लड शुगर अगर है आपको है, डायबिटीज़ के मरीजों में स्ट्रोक ज़्यादा होता है तो शुगर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में कहूँगा कि बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, जिसमें फल, हरी सब्जियाँ, नट्स की मात्रा, रफेज की मात्रा ये ज़्यादा होनी चाहिए, फाइबर की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, और प्रोसेस्ड फूड जितना कम हो उतना अच्छा रहेगा। जैसे अपन फास्ट फूड की बात करें तो उनका यूज़ बहुत कम होना चाहिए, और इन जनरल सॉल्ट की मात्रा कम होनी चाहिए, जिससे कि ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा। तो अगर अब इन सारी चीज़ों को हम फॉलो करेंगे तो स्ट्रोक का जो चांस है वो काफ़ी कम हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी गारंटी नहीं है कि ये सब फॉलो करके भी स्ट्रोक ना हो, क्योंकि कई कारण जेनेटिक कारण होते हैं, है ना, तो उसके अंदर अपन कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए स्ट्रोक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, स्ट्रोक के 2 स्तर हमने पढ़े हैं कि मिनी स्ट्रोक होता है और स्ट्रोक होता है। ये जो मिनी स्ट्रोक होता है वो क्या होता है?
शायद आप TIA ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्ट्रोक के जो ये लक्षण होते हैं, जिसमें मैंने आपको पहले बताया फास्ट या बी फास्ट, जिसमें एक तरफ मुंह तिरछा हो जाना, बोलने में दिक्कत आना और एक साइड कमज़ोर हो जाना, तो ये कई बार कुछ मिनट के लिए या कुछ घंटों के लिए होते हैं और फिर ये ठीक हो जाते हैं, जिसको हम लघु लकवा या अंग्रेजी में ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक कहते हैं। तो ये वाले जो लक्षण हैं ये एक बड़े स्ट्रोक की तरफ एक हिंट देते हैं या खतरे की चेतावनी के रूप में आते हैं, जिनको अपन नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर ये लक्षण आप में हो रहे हैं मरीज में, स्पेशली अगर मरीज की उम्र 50 से 60 साल की है और ऑलरेडी उसको BP है या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है और उसको इस टाइप के लकवे के लक्षण हैं और वो ठीक हो जाते हैं, तो उसको आप तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट के पास दिखाने जाइए। अगर उसके कोई कारण निकल के आता है स्ट्रोक का, तो खून पतला करने की दवा हम स्टार्ट कर सकते हैं और एक बड़े लकवे से उसको बचाया जा सकता है। तो ये जो ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक के लक्षण हैं, इन्हें प्लीज़ आप इग्नोर नहीं करिए अगर आपको बड़े स्ट्रोक से बचना है, और इसका अपन उपचार कर सकते हैं जी। कई बार हार्ट के अंदर कोई भी फॉल्ट पकड़ में आता है जिसकी वजह से TIAs हो रहे होते हैं, तो वो उस दिशा में हम ट्रीटमेंट टेलर कर सकते हैं मरीज का। जी डॉक्टर साहब, आमतौर पर देखा गया है बुजुर्गों में ये शिकायत बहुत ज़्यादा होती है, बुजुर्गों को ये स्ट्रोक ज़्यादा होता है, इसकी क्या खास वजह है? नॉर्मली ये 60 साल या 50 साल के एज में ज़्यादा देखा जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली भारत में यंग स्ट्रोक्स भी बहुत कॉमन है। मतलब 40 की उम्र में भी हमने या 30 वर्ष की उम्र के भी लोगों को हमने लकवा के अंदर भी हमने लकवे के बहुत सारे मरीज देखे हैं। तो आप सोचिए अगर 30 या 40 साल की उम्र का कोई व्यक्ति है और उसको परमानेंटली डैमेज हो जाए, परमानेंटली वो बेड पे पड़ जाए, तो इससे कितना ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस है, न केवल फैमिली को बल्कि पूरी कंट्री को। तो इंडिया में अनफॉर्चुनेटली यंग स्ट्रोक्स बहुत कॉमन है और ये यूजुअली वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंपैरिजन में 10 साल पहले देखा जाता है। नॉर्मली स्ट्रोक अगर अपन कन्वेंशनली पढ़ाया जाता है तो 60 के बाद ही ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसा अपन देखते हैं हर बीमारियां, हार्ट अटैक भी है, वो भी थोड़े लेट एज में ज़्यादा होती है, पर ये सारी बीमारियां जिनको कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस के नाम से हम जानते हैं, जिसमें हार्ट अटैक शामिल है, ब्रेन अटैक शामिल है, इंडिया में यंग पॉपुलेशन में 40 के बाद 50 के एज में भी देखा जाता है। तो इसका प्रिवेंशन का फिर जो मैंने बोला वही अपने को फॉलो करना है कि अपन BP, शुगर और ये जो टेस्टिंग रेगुलर करनी चाहिए, ये अपन यंग एज से ही स्टार्ट हो जाए। और एक जो एक्सरसाइज की जो हैबिट एक सर्टेन एज के बाद अगर अपन स्टार्ट करेंगे तो बहुत मुश्किल है कोई भी हैबिट फॉर्म करना, पर अगर अपन स्कूल से ही और यंग एज से ही रेगुलर एक्सरसाइज पे और बैलेंस डाइट पे अगर अपन स्ट्रेस देंगे तो वो एक लाइफ लॉन्ग हैबिट बन जाती है। सो वंस इट बिकम्स अ हैबिट, इट बिकम्स ईजी टू सस्टेन। उसको सस्टेन करना एक लेटर एज में भी अपने लिए आसान हो जाता है। तो ये हैबिट फॉर्मिंग चीज़ें जिसमें बैलेंस डाइट और रेगुलर एक्सरसाइजेस है, यंग एज से स्टार्ट होना चाहिए। और जो ब्लड प्रेशर टेस्ट है, लिपिड टेस्ट है, शुगर टेस्ट है, ये 30s और 40s में रेगुलरली करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आमतौर पे ये लगता है लोगों को कि अगर किसी को इस तरह का स्ट्रोक अटैक आया है तो ये कभी ठीक नहीं होगा, तो उपचार से क्या ये पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है? क्या फैसिलिटी अपोलो हॉस्पिटल में अवेलेबल? तो जैसा मैंने बोला कि पिछले 10 सालों में बहुत रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद पहली बार ऐसा ट्रीटमेंट आया है जिसके अंदर अपन डायरेक्ट ब्रेन की नलियों में जाके क्लॉट निकाल सकते हैं। तो अगर यदि सही कैंडिडेट सही समय पे सही अस्पताल, जैसे अपोलो हॉस्पिटल में हमारे यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, CT, MRI, कैथ लैब, तो तुरंत मरीज को अगर क्लॉट वाला स्ट्रोक है और उसको हमने क्लॉट गलाने की दवा दी और उसके बाद भी ये समझा, मतलब ये पता चलता है कि क्लॉट गलाने की दवा भी इस क्लॉट को गला नहीं सकती, तो हम सीधे मरीज को कैथ लैब में शिफ्ट करते हैं और क्लॉट को निकाल देते हैं कैथेटर द्वारा। तो इसमें बहुत रिसर्च हुई है और हमने कई मरीज ठीक करे हैं जिसमें, पर ये बस इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये मरीज शुरुआत के घंटों में, जैसे मैंने कहा कि अगर आप अगर क्लॉट निकालने का जो प्रोसीजर है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, वो अगर 6 घंटे के अंदर अपन करेंगे तो उसके रिजल्ट सबसे अच्छे हैं। कुछ लोगों में हम 12 घंटे या 24 घंटों में भी ये प्रोसीजर ऑफर कर सकते हैं, पर रिजल्ट्स अच्छे आने के चांस फिर कम हो जाते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि क्लॉट गलाने की जो दवाएं हैं वो 4.5 घंटे तक ही अच्छा काम करती हैं, और जो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी का प्रोसीजर है वो 6 से 8 घंटे तक उसका रिजल्ट अच्छे हैं। लेकिन अगर कैंडिडेट्स है स्ट्रोक का जिसमें हम
हमें ये लगता है कि अभी भी क्लॉट है और पेशेंट थोड़ा लेट भी पहुंचा है, तो भी हम ये ट्रीटमेंट ऑफर कर सकते हैं और कई मरीजों में अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन जितना सही समय पे, जितना जल्दी आप स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल है वहाँ पहुँच जाते हैं, तो आपका पूरी तरह से विकलांगता होने का जो चांस है वो एकदम कम हो जाता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। यदि स्ट्रोक हो जाए किसी दूर दराज इलाके में और वहाँ पे ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है, तो भी आपको निराश हताश नहीं होना चाहिए। इसमें रिहैब का बहुत बड़ा रोल होता है और आजकल रोबोटिक रिहैब के ज़रिए और नई नई पद्धतियों के ज़रिए, फिजियोथेरेपी के ज़रिए हम मरीज को धीरे धीरे वापस से नॉर्मल लाइफ में लाया भी जा सकता है। लेकिन इसमें बहुत समय लगता है और पूरी तरह से मरीज ठीक हो पाता है या नहीं हो पाता, वो कई बार नहीं भी हो पाता। तो इसलिए समझना ही ज़रूरी है कि टाइम से सही अस्पताल में जाइए, तो ये वाली नौबत नहीं आएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी हमें समय सीमा का बहुत ध्यान रखना है और खास तौर पर यदि सही समय पर सही उपचार दे दिया जाए तो इसमें मरीज को इस स्ट्रोक से बाहर भी निकाला जा सकता है। साथ ही आपने ये बताया कि यदि सही जगह पर वो नहीं भी पहुंच पाया तो बहुत सारी थेरेपीज कराई जा सकती है, लेकिन मन से स्ट्रांग होना ये बहुत जरूरी है। हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। स्ट्रोक विश्व स्तर पर यदि बढ़ रहा है तो तेजी से बढ़ने का कारण ये है कि हम जागरूक नहीं हैं। आंकड़ों के मुताबिक हर साल 3.5 मिनट में एक व्यक्ति स्ट्रोक से मारा जाता है। हर साल संयुक्त राज्य में 8 लाख से अधिक लोगों को स्ट्रोक अटैक होता है। भारत के संदर्भ में बात करें तो यही बड़ी समस्या बनी हुई है कि ब्रेन स्ट्रोक भारत में कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण मृत्यु का जो दर है वो निरंतर बढ़ रहा है। इसे हमें रोकना है, जागरूक रहना है। किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।